चलो, तो अभी हमने क्या किया, दिस इज द फर्स्ट सेशन वी हैव कनेक्टेड फॉर मेंटरिंग ऑफ फर्स्ट ग्रुप। और अभी हमने कारो एज ए टारगेट लिया था एंड कारो हमने ट्राई किया कि लर्न कर लिया, एक बार बिना देखे तुम लोगों ने लिख लिया, टाइमर लगाया था 40 मिनट्स और तुम्हारा जनरली किसी का 47 मिनट्स में खत्म हो गया था कारो लिखना। अभी तीसरी बार अगर हम कारो लिख रहे हैं तो मुझे लगता है थर्ड टाइम व्हेन यू आर डूइंग तो मिस्टेक्स कम हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अपन अब चेक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हेन वी से ना कि मतलब इतनी इजीली कॉपी कैसे चेक होती है मेट्रो में, या फिर कैसे ऐसा हो जाता है मैम कि इजीली कॉपी चेक हो रही है, कहीं कॉपी चेकिंग में गड़बड़ तो नहीं है, या फिर सच में कॉपी चेकिंग करना इजी हो जाता है। लेट अस ट्राई, चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें तुमने लिखी और क्या एक्सपेक्टेड था लिखना। चलो, तो सबसे पहले कारो की एप्लीकेबिलिटी, तो यू शुड नो दैट यस कारो की एप्लीकेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एमसीक्यू। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, मुझे इसको ढंग से समझना बहुत जरूरी है। पूजा, वेयर आर यू? यू कैन नॉट स्विच ऑन द वीडियो। इधर आओ, देखो अपनी कॉपी पे ध्यान नहीं देना है, जिस चीज लोगों की कॉपी चेक कर रही है सब पे ध्यान देना, क्योंकि कल चल के तुम ये मिस्टेक भी कर सकते हो। सो कारो एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनी। ठीक है, मैंने मान लिया कि कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनी, दैट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी except banking company, insurance company, section 8 company, OPC, private company other than subsidiary holding of a public company, provided following condition fulfilled। अभी मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि यहाँ पे तुम बताना चाह रहे हो कि कारो सारी कंपनी पे एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है और इन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। डन। ये अभी सिर्फ इतनी सी कॉपी चेक की मैंने फर्स्ट। अभी सेकेंड कॉपी पूजा की कॉपी में देखते उसने इसको किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे भी शी सेज कि कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। द फॉलोइंग कंपनीज आर एक्सक्लूडेड, बैंकिंग ये वो ये कंपनी एक्सक्लूडेड इफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब क्या मैं बोलूं, ये कॉपी भी सेम वो कॉपी भी सेम है, अलग क्या है इस कॉपी में? दोनों कॉपी में मुझे एज अ कॉपी चेकर कुछ अलग नहीं दिख रहा। समझ में आया कि इन्होंने भी उतना ही समझा, तुमने भी उतना ही समझा। अभी तीसरे की देखते हैं। कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। चलो, एक चीज नहीं मिली, दैट इज सेक्शन। थोड़ा सा इसने बता दिया कि हाँ एक नई चीज है सेक्शन। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग कंपनीज। फिर से बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी अंडर दिस, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट सब्सिडरी होल्डिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी। एक चीज बस अलग है, बाकी फिर से कट कॉपी पे सेम है। मैम वो होना भी तो वही चाहिए ना, और अलग क्या हो सकता है इसमें? अभी बताती हूँ और अलग क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि वो होना चाहिए। दीपा का किधर है? दीपा ने भेजा नहीं? अनम्यूट करो। भेजा है मैम, उसी में है। किसी में है? फिर से शेयर कर लो। हाँ, फिर से करो। शेयर करो, जल्दी करो ना। आया? अब आया। अब फिर से वही कारो की वही कहानी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओहो मैडम ने तो क्या ही नहीं लिखा, एप्लीकेबिलिटी चालू ही नहीं। तो हम तो यहाँ पे भूल ही जाओ कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, पूरा बीच में है मैम वो। अच्छा बीच में है। ये तो अच्छा कर दिया तुमने।
किधर लिखा है? नहीं है। अब एज अ पेपर चेकर व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं तो तुमने वो सेक्शन लिखा होगा कि सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 गिव्स द पावर कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एप्लीकेबिलिटी लगाएगी कारों की। वो शुरुआत तो किसी ने भी नहीं लिखी कि चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 है, 11 है, कौन सा है जिसके रीजन से तुम्हारा क्या है, कारों की एप्लीकेबिलिटी। अब यही किसी कॉपी में लिखा होगा। आई एम चेकिंग 5 कॉपीज, 5 कॉपी में वो एक जगह भी सेक्शन मेंशन नहीं, ठीक है। और एक बच्चे ने सेक्शन मेंशन किया, चैप्टर 10 मेंशन किया कि कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 10 है जो बताता है सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 11 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कारों की एप्लीकेबिलिटी कंपनी पे होनी चाहिए। पहले ये तो बताओ पावर कहाँ से है। अब ये तो जनरल बात है, पर अब देखो मैं एग्जामिशन किसको दूंगी या अच्छे मार्क्स किसको दूंगी। ये हो गई एक एवरेज कॉपी, इसको ही तो हम एवरेज कॉपी बोलेंगे क्योंकि सारे बच्चे वही लिख रहे हैं। तुम क्या अलग कर रहे हो? पर अलग करने का मतलब ये नहीं कि बेमतलब में चीजें लिखते रहना, बट व्हेन यू आर डूइंग दिस एटलीस्ट तुम इतना तो लिखोगे ना कि सेक्शन नंबर ये है जो क्या कहता है कि तुमको कारों की एप्लीकेबिलिटी कब और कैसे कहाँ आती है। चलो कारों का अगर तुमको आंसर स्टार्ट करना है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कैसे स्टार्ट करोगे। सपोज क्लॉज नंबर 8 के रिलेशन में कोई क्वेश्चन आया, कौन सा है, क्लॉज नंबर 8 है, बस तुम स्टार्टिंग में लिखना चाहते हो कि कारो हम ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे, तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ योर कारो। लिखने में कुछ तो स्टार्टिंग में लिखोगे, तो व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग। सेम एप्लीकेबल पॉइंट। सेम एप्लीकेबल नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ फिर से लिखने लगे इतनी सारी एप्लीकेबिलिटी जिसमें से फिर बताओगे हाँ ये प्राइवेट कंपनी है और इस पे ये क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडी या होल्डिंग है इसलिए कारो एप्लीकेबल, इतनी कहानी लिखेंगे तो ये सब पूरा लिखने में 3-4 मिनट तो जाएंगे, और फिर वो 3-4 मिनट का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो है नहीं तुमको। तो जो क्वेश्चन मुझे मार्क्स दे सकता था वो 4 मिनट वेस्ट होके मैं वो क्वेश्चन लिख के नहीं आऊंगी, तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो लिखोगे क्या? स्टार्टिंग कुछ तो होनी चाहिए ना कारों के लिए कि ये प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ आंसर है जो मैं लिख रही हूँ एंड नाउ आई कैन से कि ऐसे मुझे प्रेजेंट करना चाहिए। पूजा वीडियो ऑन करो। ये ना कैमरा में प्रॉब्लम है, मैं फोन चेंज करूंगी कल, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अभी तो ठीक था ना? पता नहीं मैम, इश्यू हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ट्राई कर रही हूँ ना तो हो ही नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है बहुत। बताओ हेलो, बताओ क्या लिखोगे कारों के लिए स्टार्टिंग का। एक वो कॉपी है जिसमें बहुत प्रॉपरली लिखा है और एक वो कॉपी है बस वो स्टार्टिंग में बता रहा है यस कारो इज एप्लीकेबल ड्यू टू दिस रीजन। मैं एज अ कॉपी चेकर समझ जाऊंगी कि मेहनत किस बच्चे ने ज्यादा की और कौन प्रॉपरली लिख रहा है। मैम मैं चैप्टर नंबर और जो मेन है सिर्फ कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच आर एक्सक्लूडेड एंड चैप्टर नंबर लिखूंगी, बस इतना है, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि मैं चैप्टर नंबर लिखूंगी फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, फिर किस पे एप्लीकेबल है नहीं ये लिखूंगी, वो नहीं लिखना होता है। वाई? क्योंकि जब ये बोलते हैं इसने ये लोग लिख रहे हैं सपोज क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी लिख के ही बोल समझ जाना है कि कारो लगना ही लगना है। करेक्ट। व्हेन इट इज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी तो इतना सब बताओगे क्योंकि ये कंपनी पे लगता है वो कंपनी पे नहीं लगता, फिर उसमें ये कंपनी है इसीलिए हम कारो इस पे अप्लाई करेंगे, इट इज वेस्ट ऑफ 5 मिनट्स ओके होंगे ना इतना सब लिखने में। तो वी शुड नीड अ प्रॉपर स्टार्ट क्योंकि हर आंसर को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो पहला अब कारो में क्या लिखेंगे वो तुम लोग नोट डाउन कर लो, दैट यू हैव टू राइट। ओके। अब पहला मैंने अभी चेक करने में क्या करा, व्हेन आई वाज चेकिंग मैंने क्या बताया, यू आर मिसिंग। किस चीज में मिस कर रहे हो? जनरल आंसर लिख रहे हो जो तुम भी लिख रहे हो दूसरा भी लिख रहा है सब। अभी 4 तो कॉपी है यहाँ पे, एक एब्सेंट है, 4 तो कॉपी, उसमें भी मुझे समझ में आ रहा है कि किस बच्चे को मार्क्स ज्यादा देंगे। अभी थोड़ा सा चेक और कर लेते फिर हम वो लिखते वो बेटर रहेगा। अभी और क्या चेक करने का है? चलो
तो मैम जब हम पता है ये लिख रहे थे, ये जो बैंकिंग कंपनी को हमने छोड़ दिया अकेले, क्यों नहीं लिखना अंडर विच रेगुलेशन? थोड़ा सा वो भी लिखोगे तो पता चलेगा ना, बैंकिंग कंपनी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी, ये स्मॉल कंपनी सबने खुशी खुशी लिखा है, स्मॉल कंपनी ना, लेट मी नो कि व्हाट इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है? Any Small definition? हाँ, small company is a private limited company, and it's not exactly a private limited, but it is not a public limited company. There are certain exceptions, and uska paid up share capital should be 2 crores, and it's should be maximum 2 crores, and the turnover should be maximum 20 crores. okay. और मैम अभी तो इतना ही पता है, मतलब पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। so the thing is, चलो इसको इतना पता है, what about लक्ष्मी, दीपा एंड निशान बोल रहे हो, संजना? Don't know, ma'am. Even I don't know the section number also. You don't know the section number, that is 2 subsection 85 stands for small company. अब दीपा बताओ स्मॉल कंपनी का मीनिंग क्या है? ये तो हो गया कि ये कितना करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, ये वो सारी चीजें पता चल गई। आगे मैम आई डोंट नो। यू डोंट नो, और आई कैन एक्सपेक्ट संजना अभी तो नहीं। मैम आई डोंट नो द रिवाइज लिमिट्स, अभी जैसे बताया तो मेरे को ध्यान हुआ, बस उतना ही ध्यान था कि लिमिट्स का कुछ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैंने स्मॉल कंपनी पढ़ा, पेपर पता टफ आ गया। मन पता है पेपर टफ क्यों था? हमने इन डिटेल ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि वो वर्ड लिखा हुआ है, और पता है अब वो बोल रहे हैं, मैं बोलती हूँ एक कंपनी का नाम बोलती हूँ, लेट से वो बोल रहे हैं कंपनी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी इन विच property, plant and equipments record is maintained, but condition of the property, plant and equipment has not been mentioned properly in the record. Government company maintains the record of property, plant and equipment. However, in that record, condition of the property, plant and equipment is not properly mentioned. Will you report yes or no? Report करोगे हाँ या ना? क्योंकि रिकॉर्ड तुमको पता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए विथ फुल पर्टिकुलर, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंडीशन भी लिखी होनी चाहिए कि वो कंडीशन कैसे। गवर्नमेंट कंपनी सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करती है लेकिन कंडीशन मेंशन नहीं करती, तो वुड आई रिपोर्ट इट? बोलो आंसर। यस मैम। Yes, ma'am. दीपा बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो वेरी 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 गुड। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्मॉल कंपनी जो है, स्मॉल कंपनी में तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। अब मैं बोलूं कि स्मॉल कंपनी इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनी, तो अगर मैं ये बोलूं स्मॉल कंपनी इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनी, तुमने तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ही नहीं करी। ऑल्दो तुम्हारा आंसर सही है, ऑल्दो तुम्हारा आंसर सही, बट आर यू गेटिंग? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कुछ कंपनियों को एक्सक्लूड किया गया है कि दैट इज नॉट स्मॉल कंपनी। सिर्फ उतना पता होना चाहिए कि ये स्मॉल कंपनी क्या क्या नहीं है, तो गवर्नमेंट कंपनी एक्चुअली नॉट अ स्मॉल कंपनी। पर वही मैं अगर कोई ऐसी कंपनी का नाम बोलती दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, तो तुम्हारा आंसर गलत हो सकता था। तो मैं ये नहीं बोलूँ बहुत घुस के डीप में पढ़ना, नहीं, बट अगर उसने एक वर्ड यूज किया स्मॉल कंपनी, तो बस मुझे स्मॉल कंपनी का नॉर्मल मीनिंग पता होना चाहिए कि स्मॉल कंपनी मीन्स एनी कंपनी बट नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मैम अगर 50 लाख भी पेड अप शेयर कैपिटल है तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर मैं ये फ्रेम कर देती पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 1 करोड़, हो सकता है कि एकदम से बोल देते, बट यू शुड नो कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज नॉट, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। और कौन कौन सी कंपनी हम स्मॉल कंपनी नहीं होती? कोई भी कंपनी जो होल्डिंग या सब्सिडरी है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। गवर्नमेंट कंपनी जो स्पेशल एक्ट में बनी है वो भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। इवन सेक्शन 8 कंपनी छोटी भी होगी, 50 लाख भी होगा, वो स्मॉल कंपनी कंसिडर ही नहीं होती। बट अलग से बोला है कि सेक्शन 8 कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है। ये क्या हो गया? तो लिंक हो गया ना, इधर से स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से हटाया तो हम लगाने ही वाले थे,
फिर पता चला कि एप्लीकेबिलिटी में स्पेसिफिकली बोला है कि सेक्शन 8 कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग? सो जब पढ़ रहे हो, फिर जब हम बोलते हैं ना मैम पेपर टफ आया था, तो पेपर तो शायद उतना ही आया था जितना लिख के रखा है, बट हम नहीं गए। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में ना इन्होंने पूछा था कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डिटेल। अब वो एग्जैक्टली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये लास्ट अटेम्प्ट अभी जो तुम्हारा नवंबर 22 गया उसी पेपर में था कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी तुमने कभी डिटेल में तो पढ़ा ही नहीं कि उसके क्या क्या चीजें, उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी और उसके बारे में ही पूछा था, वो डायरेक्ट डेफिनेशन से लिंक करता था। तो दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट, यू शुड नो कि कोर इन्वेस्टमेंट लिखा है तो एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पेपर ऑफ ऑडिट, क्योंकि ऑडिट का मतलब है आपको पता होना चाहिए लिमिट्स हर चीज की। चलो, तो दो चीजें बताई कि जहां लग रहा है सेक्शन लिखना है लिखो। दूसरा भी मैंने क्या बोला, बैंकिंग वैंकिंग, तीनों में से चारों में से किसी ने भी आगे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का नाम भी नहीं दिया। अगर लग रहा है कि वो बैंकिंग लिखने की जरूरत है इन योर आंसर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, अगर बैंकिंग लिखना है तो फिर पूरा लिखो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन है। मैं ये नहीं बोली सब कुछ लिखना है, लिखा है कि बैंकिंग कंपनी है, ये फलाना फलाना चीजें चल रही है, और तुम्हें लिखना है बैंकिंग कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है तो पूरा लिखो। बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और फॉर्म्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और फिर लिखो कि कारो एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हारी कॉपी थोड़ी अलग दिखी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, टिप्स फॉर प्रेजेंटेशन। अभी और क्या लिखा है यहाँ पे, फिर मैम अरे ये इसी पे मैं डायरेक्ट अभी आ रही। बोरोविंग कितना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे भी वो कहाँ है, वो बोरोविंग वाला पॉइंट देख लें। आउटस्टैंडिंग लोन should be less than or equal to 1 crore at any point of time during the year. Very good. फिर मैम यहाँ पे भी क्या लिखा है, borrowing from bank and financial institute not exceeding 1 crore during the financial year. ये कॉपी जिसकी भी है, फाइनली उसमें ये लिखा है कि ये जो बोरोविंग है सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए थी। और तुम लोग अगर ये लिख रहे हो कि मैम बोरोविंग कहाँ से हो रही है, तुमने अगर लिखा है कि मैम बोरोविंग इज हैपनिंग, बस तुम लोग ने तो लिखा है बोरोविंग, एक ने लिख दिया आउटस्टैंडिंग लोन, एक ने लिख दिया बोरोविंग, आगे ये तो सब कुछ कवर कर लिया कि हर जगह की बोरोविंग कवर्ड, बट वहां स्पेसिफिकली लिखा है बोरोविंग शुड बी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आर यू गेटिंग? अब वो लोग एप्लीकेबिलिटी में दे रहे होंगे बोरोविंग फ्रॉम रिलेटिव, बोरोविंग फ्रॉम फ्रेंड, बोरोविंग फ्रॉम बैंक, बैंक के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और तुम सिर्फ बोरोविंग वर्ड अगर समझ के गए हो तो तुम तो सब टोटल कर रहे हो, बट कि वहां पे क्या लिखा है, सिर्फ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मतलब क्या नहीं पकड़ा पढ़ते वक्त, तो याद भी किया, कल बिना देखे लिखा भी, या आज तीसरी बार लिख रहे हैं, पर कौन सी चीज भूल गए, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर द कीवर्ड ऑफ दैट थिंग, तो तुम कीवर्ड भूल गए। आर यू गेटिंग? अब ये कीवर्ड मुझे जिस कॉपी में मिलेंगे उसको मार्क्स मिलेंगे, और ये जो तुमने लिखा है इसका कोई मार्क्स नहीं है क्योंकि तुम्हारा प्रोविजन ही गलत। गेटिंग? मैम रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर एंड लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। चलो, रेवेन्यू शुड बी, अब ये कौन सा रेवेन्यू फिर इनकम्प्लीट है, कौन सा रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्लूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आल्सो। अभी तो तुमको कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं करनी है तो डायरेक्ट लिख रहे हो याद करके, तब भी चीजें छोड़ रहे हो बीच बीच में। तो ये भी क्या होना चाहिए, रेवेन्यू 10 करोड़ लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ बैलेंस शीट डेट सही लिखा है, और ये भी क्या लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल, ये भी लिखा है बैलेंस शीट डेट, और ये भी बैलेंस शीट डेट पे लिखा है, कोई एक तो गलत जा रहा है। एक तरफ तुम लिख रहे हो पेड अप शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट डेट पे, एक तरफ रेवेन्यू भी बैलेंस शीट डेट पे। रेवेन्यू बैलेंस शीट डेट पे चेक करते क्या? नो मैम। तो फिर क्या गलत हो गया, लिखते लिखते ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मार्क्स कौन देगा? कोई नहीं देगा। ऑडिट के नंबर समझ में आ रहा है कैसे कैची लगती है एकदम से, दिस इज द वे।
और अभी बताओ क्या चेक किया मैंने, कौन सी कॉपी में अभी तक क्लॉज पे भी पहुंची हूँ? बाय जजिंग योर वन आंसर, इसीलिए बोलते हैं पहला आंसर शुड बी द परफेक्ट आंसर। तुम्हारे एक आंसर को जज करके मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी तैयारी में डाबाडोल चल रहा है, तो मुझे मार्क्स देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा भी एक बार चेक कर लिया ढंग से, तो पता चल गया पूरी कॉपी ऐसी है, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 37, 38, 39? आर यू गेटिंग? अब चलो एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट हो गया। अब एप्लीकेबिलिटी के बाद पैरा 3, तो तुमने बस लिख के बताया है कि पैरा 3 से क्लॉज 21 का कुछ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें भी बताया पैरा 3 टू क्लॉज 21, क्या एक दूसरे का देख के लिख रहे थे? चलो इसमें नहीं बताया, पैरा 3 से क्लॉज 21 बता रहे, ठीक है। अब तुम लोग ये जो पैरा 3 क्लॉज 21 लिख रहे हो, कहाँ चले गए? चलो पहला हो गया क्लॉज 1, ठीक है। अब इस क्लॉज 1 में क्या क्या होना चाहिए? whether property, plant and equipment or intangible asset is verified by management at reasonable interval of time. Material discrepancies noticed during the verification, if so, whether properly dealt in books of account. Whether the company maintain all the records of property, plant and equipment and intangible, inclusive quantitative situation. सुनो, पहला तो इसमें कुछ मिसिंग है, मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट मिसिंग आ रहा है यहाँ पे? ये टाइटल डीड वाला पॉइंट हो गया, और कौन सा पॉइंट? ये बेनामी प्रॉपर्टी का पॉइंट हो गया। क्या मिसिंग है? सबसे पहले ऊपर एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड। अब सुनो मेरी बात, यहाँ क्या लिखा है? whether the company maintains all record of PPE, intangible asset, inclusive quantitative situation. Quantitative situation किस चीज का नाम है? ये कौन सी नई चीज का वर्ड का तुमने इजाद किया? क्वांटिटेटिव सिचुएशन। क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन सुना है नहीं? क्वांटिटेटिव सिचुएशन आज तक नहीं सुनी। तो ये जिसकी भी कॉपी, अब तो कॉपी मिक्स हो गई, तुम खुद देख लो कि तुमने तुम्हारी राइटिंग के हिसाब से क्या लिखा है। क्वांटिटेटिव सिचुएशन पहली चीज। अब अच्छे से क्लॉज को पढ़ना और ये डिसाइड करके देखना, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का फुल डिटेल चाहिए, विद पर्टिकुलर चाहिए, फुल डिटेल, पर्टिकुलर, और उसमें क्वांटिटी है, उसमें सिचुएशन। इंटेंजिबल असेट की यू कैन नॉट मेंशन दी सिचुएशन, क्योंकि तुम देख थोड़ ना सकते हो, वो तो तुम्हारे कागजों में इंटेंजिबल असेट, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, उसकी सिचुएशन कहाँ से बताओगे? अब ये कॉमन तुमने पॉइंट लिखा है, मैं स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही हूँ इसलिए तुम्हें इतनी डिटेल बता रही हूँ। अगर पेपर इजी हो तो ऐसी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, और पेपर ओके हुआ तो ये सब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, और क्या मैं समझाना चाह रही हूँ कि फोकस ऑन वर्डिंग्स। तुम वर्डिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। अभी मैं मेन चीजों पे आ जाती हूँ, इतना डिटेल में भी अगर मैं नहीं जाऊँ। टाइटल डीड ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी disclosed in financial statement other than lease property, name of the company, if not name of the company, if not, क्या बोलना चाह रहे हो? name of the company if not, तुम ही बता दो क्या मतलब लिखता है इसका। यहाँ तक तो समझ में आया। whether title deed of all the immovable property disclosed in financial statement other than is in the name of the company, if not provide the details as follow। डिटेल देती तुमने, सीरियल नंबर, ग्रॉस वैल्यू, नेम ऑन विच प्रॉपर्टी हेल्ड, ये क्या है, एम्प्लॉय कहाँ है उसमें, वेदर एम्प्लॉय है उसमें, पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड रीजन। एक कॉपी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कॉपी, जिसने भी लिखा है। अभी ये फिर से फाइनेंशियल टाइटल डीड वाला, whether immovable property is registered in the name of company, if not details of above। ये तो क्या हो गया, एकदम डायरेक्ट। और उसमें भी पता है क्या, तुमने ये नोटिस किया कि लिखा है स्पेसिफिकली वही इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रिपोर्टिंग होगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज थी।
क्लियरली आगे लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं की हो तो तुमको रिपोर्ट नहीं करना। तो ये जो कॉपी थी जिसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट ही नहीं है, वो तो कीवर्ड है। तो क्या समझ में आया कि कारो तो तुमने कर लिया, और मेरे ख्याल से लक्ष्मी और दीपा को तो शायद पिछले 1 महीने से कारो ही मिला हुआ है, उसके आगे तो बढ़ भी नहीं पा रहे थे ढंग से। तो तुम्हारे कारो के हल क्या है अभी? इसका मतलब अभी तो इट इज ओनली वन क्लॉज दैट आई एम मेंशनिंग। तो फोकस ऑन कीवर्ड। जल्दी के चक्कर में वो छोटे छोटे कीवर्ड्स मत छोड़ दो जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, and they can frame question like this. Are you getting? तो देखो ऑब्वियसली इट इज मेंटरिंग, इतनी डिटेल में मैं हर बार तो चेक नहीं कर पाऊंगी कि एक एक चीज हर बार मैं चेक करूं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई एम टेलिंग यू द डेमो की दिस इज द वे यू हैव टू फोकस ऑन दैट कीवर्ड। और ये कीवर्ड्स हमको कैसे पता चलेंगे? जब तुम क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, अच्छा इस वर्ड के ऊपर क्वेश्चन गोल गोल घुमा के पूछे। फिर वो क्वेश्चन जब तुम पढ़ लोगे, क्वेश्चन समझ लोगे, तब समझ में आएगा कि इन प्रोविजंस में ये वर्ड कीवर्ड है जिन पे मेरे को फोकस उठाना। तो मतलब ये कहाँ से आता है? व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन प्रोविजन लर्न करने का सेंस नहीं है। आर यू गेटिंग? तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ में मैंने वो प्रेजेंटेशन बना के रखा है कि तुमको क्या लिखना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द कारो के आंसर। तो कारो का आंसर वैसे ही स्टार्ट करना कंपलसरी है, देन यू विल गेट द मार्क्स। गुड मार्क्स चाहिए तो तभी मिलेंगे। और मैम कारो का कितना वेटेज रहता है? नहीं करके भी 6 to 8, क्योंकि अभी नया नया है ना। लास्ट अटेम्प्ट में कितनी बार कारो है? कभी उठाया पेपर? अभी तुम्हारे नवंबर 22 के अटेम्प्ट में 3 शायद क्वेश्चन सिर्फ कारो के ऊपर ही थे। तो इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं कि अभी एकदम खत्म हो जाएगी, और हो सकता है 0 मार्क्स का भी है, हो सकता है फिर से आ जाए। इंस्टीट्यूट का क्या भरोसा? अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब वाइवा ले ले। आई होप तुम्हें लिखना समझ में आया। कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। है कोई क्वेश्चन? सेटिस्फाइड हो? कारो कर लिया खुद से, मेरे से मत यस मैम। खुद से क्वेश्चंस पे सेटिस्फाइड? मैम क्वेश्चंस पे साथ साथ में रिवाइज करे क्लोज करने के बाद, या पहले पूरे क्लोजेस? अच्छे से प्रोविजन अच्छे से लर्न कर लो। जैसे वर्ड, मैं ये नहीं बोलूँ वर्ड टू वर्ड रखने बैठना, नहीं, बस वो कीवर्ड्स पिक कर लो कि ऐसी फाइनेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो की उसकी डिटेल्स देनी। हिंदी में तो मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की उसकी डिटेल, ये 3 वर्ड के ऊपर ही तो मैं बोल रही हूँ, मैंने रटा थोड़ी ना। ठीक है, फिर इसके बाद अब वो क्वेश्चन में पता है क्या देगा? मूवेबल प्रॉपर्टी दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी। अरे नोटिस करो, इट इज ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही कारो की एप्लीकेबिलिटी है। उसने ये नहीं बोला कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी कंपनी के नाम पे होना जरूरी है। तो करते क्या है, ये कीवर्ड को ट्विस्ट करके देंगे बस, और वो क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले अच्छे से प्रोविजन याद कर लो, फिर बिना देखे, जो मैंने कल भी कहा था, मत देखो आंसर क्या लिखा है, खुद ट्राई करो। क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, ऐसा है, फिर आंसर देखो, अच्छा मैं ये इंटरप्रिटेशन गलत कर दी। दिस इज द वे। दिमाग चलाओ पहले, फिर उसको चेक करो। ऑलवेज डू दिस, ठीक है? मैं बोलती हूँ 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाएंगे तुमको, पर वो ज्यादा अच्छे से कवर होगा और दिमाग को ज्यादा समझ में आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। तो टेल मी व्हाट दिस क्लॉज नंबर 8 इज ऑल अबाउट। मैम अनरिकॉर्डेड इनकम। अनरिकॉर्डेड इनकम, इसको मैं कैसे बोलूं? क्या बस अनरिकॉर्डेड इनकम बोल के खत्म कर दूं? ऑल अबाउट मतलब क्या? सिर्फ अनरिकॉर्डेड इनकम? If any income is not disclosed in the books of accounts, and whether it has been disclosed or surrendered to the income tax department as per the assessment of IT authorities, then whether they have been properly shown in the books of accounts, it should be verified. It should be verified whether properly debt in the books of account or not. ठीक है, वो वाला क्लॉज किसका है? ये जिसमें अपने को स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड कुछ तो था, वो क्लॉज नंबर कौन Clause सा है? 7. 7 Clause 7. तो क्या है क्लॉज 7? Statutory dues. संजना बोलो। Statute. मैम Statute dues. हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो।
संजना बोलो बोलो. मैम whether the dues paid or not, अगर whether undisputed statutory dues are outstanding for more than 6 months, then it should be reported. And for More the than part 6 of month you said. ठीक है. अब वो more than 6 month कहाँ से start करोगी? undisputed, the that I don't know, ma'am. 6 months. Last day, from the time period last day of the financial year. Last day of the financial The year. last day of the financial year से you will start counting 6 months. no ma'am from the time period From the date they became payable, और मतलब हम लोग जो 6 मंथ देखेंगे वो लास्ट डे पे आउटस्टैंडिंग होना चाहिए. फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है तब चेक करेंगे, लेकिन वो 6 मंथ का टेन्योर चेक होगा कि जब वो पेबल हुआ तो वहां से कहीं 6 महीने से ऊपर तो नहीं हुए. Yes. Are you getting? तो इसका मतलब पूछा क्या आगे फोकस करना है, फिर से कीवर्ड्स एंड डिटेलिंग पे Okay. फोकस करना है. मेरे को याद Yes. नहीं आ रहा व्हाट वाज दैट. एक और मेरे को क्लॉज अच्छा से याद आ रहा है कि क्लॉज नंबर 3 भी कुछ है. क्या है वो क्लॉज नंबर 3 में? Loan Loans guarantee and advances, investments investment guarantee and security. given. बस गिवन हो गया खत्म. आगे क्या है? सबसे बड़ा क्लॉज है वो. Means if a company provided loan guarantee or made investments or securities to the company, LLP, firm or any other party other than whose business principal business is banking company, then indicate aggregate amount during the year and balance outstanding at the balance sheet date. If loan or advance is provided to subsidiary, joint venture and associates, and also indicate the aggregate amount and balance outstanding during the year. Loan advance is provided to other than subsidiary, joint venture and associates. And if terms loans provided and means guarantee or loans provided, then terms also check. Terms of the loan or advances are not prejudicial to the interest of the company. And also in respect of loan, check whether schedule of repayment of principal and interest is stipulated, and whether the receipts are regular or not, and also whether the amount are due for more than 90 days, then indicate that amount. And also check whether the company means management has taken steps for recover loan or interest. And also means पता है the क्या? ऐसे या तुमने बहुत अच्छे से याद कर लिया. दैट इज वेरी गुड. अब जनरली ऐसे क्लॉज ना अभी याद हो जाते फिर भूल जाते, अभी याद होंगे फिर भूल जाएंगे. तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करो कि बस वो क्रक्स समझ लो कि इस क्लॉज में वो बोलना क्या चाहता है. वर्डिंग्स क्या है? या तो तुमने जॉइंट वेंचर को दिया है, एसोसिएट को दिया है, सब्सिडरी को दिया है लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांस. ठीक है. या तो अदर पर्सन को दिया, या तो सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को दिया, या अदर पर्सन को दिया, और दोनों में कॉमन लिखा है कि रिपोर्टिंग क्या चाहिए. एग्रीगेट अमाउंट चाहिए, परसेंटेज चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर चाहिए. वो कॉमन लिखा है, सिर्फ वो वर्ड कि ये मेरे को देना है. अगर इसको सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को दिया है और अदर देन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को दिया, तो ये वर्डिंग्स मुझे बताना है कि ये रिपोर्टिंग. तो मैं करके देखो. लैंग्वेज तो हम कॉपी नहीं कर सकते, बट वो कीवर्ड्स पिक कर लिया और कीवर्ड्स के क्रक्स को मैंने मेरे दिमाग में डाल दिया. दिस इज द वे यू हैव टू लर्न दिस थिंग. टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. तो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया. फिर वेदर रीपेमेंट शेड्यूल हैज बीन स्टिपुलेटेड, तो इतने की जगह सिर्फ ये देखो कि रीपेमेंट शेड्यूल बनाया है, और बनाया है तो क्या वो रेगुलरली फॉलो होता भी है, रेगुलराइज्ड है या नहीं. मैं करके रही हूँ उस इतने बड़ी चीज को एक जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मेरे दिमाग को दे रही हूँ. So this is the way you have to learn. ठीक है. So that is why I wanted to connect, क्योंकि ये तो weakness है. हमको लग रहा है हम सब करते जा रहे हैं, पर जब देखा जाए तो छोटी छोटी चीजें तो अभी भी मिस हो रही है उसके अंदर. ठीक है. इंटरेस्ट हैज नॉट बीन ड्यू. इंटरेस्ट हैज नॉट बीन ड्यू. ठीक है. क्या ये बोरोविंग में कंसीडर होगा द इंटरेस्ट दैट इज नॉट ड्यू? मैम which is accrued and No, ड्यू दोनों होना चाहिए. and due होना चाहिए. Then performance guarantee, would you include in borrowings? अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा मींस अगर लाइबिलिटी बन जाएगी तो हम परफॉर्मेंस गारंटी जब इवोक हो जाती है कि तुमको
हमने बोला था कि गारंटी देते ही अच्छा परफॉर्म करेगा और उसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो अब पे करना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस गारंटी है इवोक्ड तब इंक्लूड होगी बोरोइंग में, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होती। तो ये छोटे 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 पॉइंटर्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लर्न, पूरे लैंग्वेज की जगह वो कीवर्ड्स लर्न करो, क्योंकि लिखना वो कीवर्ड्स ही है, तुम रेप्लिकेट कर भी नहीं पाओगे उनकी लैंग्वेज, बट जब कीवर्ड्स याद होंगे तब हम फिर लिखते लिखते सीख पाएंगे कि प्रॉपर लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज द वे कॉपी चेकिंग होती है और दिस इज द वे यू शुड लर्न। और लर्न करने के बाद बुक हमेशा बंद करके क्या करने का, रिवीजन कि कितना याद है। बुक खोल के कभी रिवीजन नहीं होता, वो री रीडिंग ही होती है। ठीक है, तो अब तुम्हारा टारगेट क्या है? कारो तो अच्छे से करना है अभी, ऐसे 700 सीरीज खत्म नहीं है। अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, आज के लिए फिर से कारो को अच्छे से कंप्लीट करो। अब ऐसे कंप्लीट करो कि मैम को फिर से नहीं बोलना पड़े कि कारो करो। तो आज का दिन फिर से कारो के नाम, फिर हम करेंगे ऐसे 700 पे फोकस। और ऐसे 700 का ऑलरेडी लिंक ऑफ द रिवीजन वीडियो आई हैव गिवन, पीडीएफ ऑलरेडी गिवन। संजना व्हेन यू विल गेट रजिस्टर तो तुमको इसी ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगी। Okay, ma'am. विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग ऑल दिस थिंग। ठीक है, Okay. चलो ओके, कुछ पूछना है? नो, No, ma'am. Okay. टाइमर क्या है इस बार कारो लर्न करने के लिए? एग्जैक्टली 1.5 आवर, बस टाइम लगा लेना, 1.5 घंटे के अंदर कारो खत्म होना चाहिए। तो कैरो के PDF शेयर किया? कारो की पीडीएफ आई हैव नॉट शेयर। ठीक है, वॉट एवर रेलिवेंट आई एम शेयरिंग, क्योंकि कारो का पीडीएफ में वही होगा जो ऑलरेडी किसी भी बुक में। व्हाट इज नीडेड इज ऐसे को शॉर्ट करना, जो जो चीजें रेलिवेंट पीडीएफ है ओनली दैट आई विल बी शेयरिंग। ठीक है, चलो व्हाट अबाउट योर ईपीएस? तो शेयर बेस्ड पेमेंट करके बैठ गए। नाउ नेक्स्ट टारगेट विल बी एफआर में ईपीएस के प्रोविजंस करके उसके क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ठीक है, Ma'am, shall I start with EPS or I continue with? No, share you have based? to now continue with share-based payment की question. आज तुम्हें question करना है, कल कर लिया था दीपा EPS के provisions की, Yes, yes, ma'am. तो आज question करने EPS के। You too also, पूजा, यस मैम। ठीक है? EPS किया था ना कल? हाँ मैम, ईपीएस स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो आज उसके question भी try करो कि complete हो जाए। And संजना, Yes, ma'am. FR का होगा arrangement? Yes, ma'am. तो स्टार्ट ओनली ईपीएस के आज एक रिवीजन लेक्चर देखना, सिर्फ उतना ही करना। Okay, ma'am. लेक्चर देख लो एंड आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर प्रदीप जगाती सर, पवन सर भी हैं, उनका भी देख सकते हो, व्हाटएवर यू प्रेफर। ठीक है, Okay, ma'am. चलो ओके, बाय।